नमस्कार, आप देख रहे हैं एन न्यूज़ लाइव और मैं हूं संतोष कुमार झा। आज हमारे साथ अंग प्रदेश के चर्चित मानवाधिकार और आरटीआई कार्यकर्ता एवं समाज सेवी अजीत कुमार सिंह जी हमारे साथ हैं, जो अंग प्रदेश में अपनी जान की बाजी लगाकर भ्रष्टाचार के खिलाफ हल्ला बोले हैं, जिन्होंने सूचना कानून का इस्तेमाल करके सरकारी व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर किया है। सच और ईमानदारी से काम करने वाले कई आरटीआई कार्यकर्ता को इसकी कीमत अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ी। ये जानते हुए भी ये अंग प्रदेश के ऐसे आरटीआई एक्टिविस्ट अजीत कुमार सिंह जी हैं, जो अपने पथ पर अडग चलते आ रहे हैं तथा लोगों के बीच आरटीआई में मिलने वाली शक्तियों के बारे में निरंतर जागरूकता भी फैलाने का काम करते चले आ रहे हैं। तो आज उनसे बातचीत करते हैं, उनसे खास बातचीत में हम उनसे रूबरू होते हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे कि हम सूचना अधिकार कार्यकर्ता के रूप में जाने पहचाने जाते हैं और समाज सेवी और सामाजिक कार्यकर्ता दोनों दो पहलू है। हम समाज सेवी तो नहीं कहेंगे अपने को, हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं और सामाजिक कार्यकर्ता के हैसियत से समाज के लिए लगातार हम अपने अभियान को जारी रखे हैं, ताकि समाज के विकास के लिए जो धनराशि सरकार से प्राप्त होती है वो वास्तविक रूप में धरातल पर उतरे, और इसी को हम लोग एक अभियान के तहत चला रहे हैं। रही बात की सूचना अधिकार, मानव अधिकार, इस मानव अधिकार की लड़ाई हम सूचना अधिकार के माध्यम से करते हैं। सूचना अधिकार जो है सो एक बहुत बड़ा अस्त्र मिला है पब्लिक को, जिसका सटीक प्रयोग कर वो अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं, और समाज में नहीं पूरे राज्य में जो ये कार्यक्रम है कि लोगों को हित पहुँचे, लोगों का विकास हो, उसके लिए धनराशि आती है, तो उसका सटीक उपयोग हो सके, लोगों का विकास हो सके, वो धरातल पर पहुँचे, इसी के लिए लगातार प्रयास करते हैं। जी, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। देखिए, सूचना का अधिकार कानून एक बहुत अच्छा कानून पब्लिक को, जनता को मिला है, और हमको लगता है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो जनता के हित में दो ही कानून मिले हैं, एक जनहित याचिका दायर करने का अधिकार और दूसरा सूचना का अधिकार कानून। सूचना अधिकार कानून का सटीक उपयोग कर सूचना अधिकार कानून से के माध्यम से वो हर समस्या को का समाधान ढूंढ सकते हैं। चूँकि सूचना अधिकार कानून जब लागू हुआ 12 अक्टूबर 2005 में, तो उसके बाद से सूचना अधिकार के संबंध में काफ़ी मामला जो है सो न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में गया है, और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ने लगभग इसके एक एक शब्द को डिफाइन कर दिया है। तो सूचना अधिकार कानून का जो है सो जो उपयोग है, थोड़ा सा पहले के तुलना में अभी थोड़ा जटिल हो गया है कि आपको हर शब्द का ये जानकारी रखना है। जैसे कि सूचना अधिकार आवेदन हम करते हैं तो लोक सूचना पदाधिकारी को भेजते हैं। लोक सूचना पदाधिकारी को जब हम आवेदन भेजेंगे तो एक आवेदन में एक ही विषय से संबंधित सूचना हम मांग सकते हैं। दूसरा, हम एक आवेदन में 150 शब्द से ज़्यादा शब्द का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तीसरा, हम कब, क्यों, कैसे, कब तक, इन शब्दों का प्रयोग उस आरटीआई आवेदन में नहीं करेंगे। तो हमको लगता है कि इसकी जानकारी रखते हुए सूचना अधिकार आवेदन फाइल करना चाहिए लोगों को, ताकि उनको उसकी सूचना मिल सके। वैसे सूचना अधिकार कानून बहुत व्यापक हो गया है आज की डेट में। तो कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हुई है, कई तरह की बातें आती है। जब हम सूचना अधिकार आवेदन फाइल करते हैं तो उधर से जवाब आता है कि ये जो है सो इस धारा के तहत प्रतिबंधित है, ये सूचना नहीं दी जा सकती है।
कभी आता है कि आपने 5 प्रश्न किए हैं जबकि एक आवेदन में एक ही विषय से संबंधित सूचना मांगना है, तो इसलिए आपके प्रश्न संख्या 1 का जवाब दिया जाता है। तो यहाँ पर एक चीज़ स्पष्ट होना होगा कि विषय और प्रश्न दोनों दो बातें हैं। एक विषय में कई प्रश्न हो सकते हैं और कई प्रश्न हो सकते हैं। तो हम एक विषय से संबंधित सूचना मांगते हैं और अगर उसमें हम 4 प्रश्न करते हैं और विषय एक ही है तो वो सूचना देय है। सिर्फ प्रश्न के आधार पर आवेदक को सूचना नहीं दी जाएगी, ये जो है सो ये जो भ्रांति है इसको लोक सूचना पदाधिकारी को भी दूर कर लेना चाहिए। दूसरी बात है कि आरटीआई में कभी कभी आता है कि आपको ये पर व्यक्ति सूचना है कि हम ये दूसरे व्यक्ति से संबंधित सूचना है, ये सूचना आपको नहीं दी जा सकती है। तो ऐसे स्थिति में प्रावधान है सूचना अधिकार अधिनियम में, यह प्रावधान प्रावधानित है कि अगर हम कोई सूचना पर व्यक्ति से संबंधित मांगते हैं तो लोक सूचना पदाधिकारी को उस व्यक्ति से जिसके बारे में हम सूचना चाह रहे हैं आपत्ति लेना होगा और आपत्ति लेने के उपरांत ही वो इनकार कर सकते हैं। सीधे ये कह देने से कि ये पर व्यक्ति सूचना है इसलिए दे नहीं है, ऐसा नहीं है। उसमें प्रावधान है, आप आपत्ति लीजिए तब आप इनकार कर सकते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, इसके बहुत सारे पहलू हैं जिस पर जो है सो सूचना अधिकार कानून के बारे में लोगों को हम लोग भी अवेयर करने का प्रयास करते हैं। कभी कभी ट्रेनिंग भी देते हैं, देखते हैं कहाँ तक हम लोग सफलीभूत होते हैं। सूचना का अधिकार, प्रगति, चुनौतियां और संभावनाओं के बारे में विस्तार से बताएं। देखिए, सूचना अधिकार कानून लागू हुए लगभग 16 वर्ष हो गए और सूचना अधिकार कानून के बारे में जो अवेयरनेस होनी चाहिए जनता में, वो अवेयरनेस की कहीं ना कहीं कमी है और हमको लगता है इस पर सरकारी स्तर पर से भी पहल नहीं हुआ है। और अगर ऐसा पहल होता तो हमको लगता है कि लोग सूचना अधिकार का प्रयोग धड़ल्ले से करते। एक बात। दूसरा पक्ष है कि सूचना जब हम मांगते हैं तो उसमें किसी न किसी के भ्रष्टाचार के मामले सामने आ जाते हैं। तो ऐसे स्थिति में धमकियां मिलना, उनके ऊपर हमला होना, ये एक आम बात हो गई है। तो ऐसे स्थिति में लोग भी भय खाते हैं कि हम सूचना क्यों मांगे। लोगों को अपने काम से फुर्सत नहीं है और समाज के लिए अगर हम सूचना मांगेंगे और हमको धमकियां मिलेगी, समाज भी हमारे साथ नहीं होगा। तो इससे भी लोग भयभीत हो जाते हैं। तो इस भय को निकालना होगा। भय निकलेगा तभी सूचना अधिकार का प्रयोग वो आसानी से कर पाएंगे। और है कि रही संभावना की बात, तो सूचना अधिकार एक व्यापक ऐसा कानून है, इसमें सिर्फ संभावनाएं ही है कि अगर आपके पंचायत में पैसा आया, पंचायत के विकास के लिए पैसा आया और पंचायत का विकास नहीं हुआ, तो यहाँ पर सूचना अधिकार का महत्वपूर्ण योगदान होता है। कहीं भी कोई भी त्रुटिपूर्ण कार्य हो रहा है, वहाँ भी सूचना अधिकार कानून का प्रयोग होता है। तो अगर हमको लगता है कि हर एक पंचायत में अगर 2-3 सूचना अधिकार का प्रयोग करने वाले लोग तैयार हो जाएं, तो मुझे लगता है कि जो व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है वो स्वतः रुक जाएगा और ऐसे लोगों के मन में भय पैदा हो जाएगा कि हम अगर कोई भी सरकारी राशि का दुरुपयोग करेंगे तो वो सूचना अधिकार के माध्यम से सार्वजनिक हो जाएगा और फिर हमारे ऊपर गाज भी गिर सकता है। ये भय पैदा होना बहुत ज़रूरी है। जी सर, अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव बिहार में चल रहा है। कुछ जगह 2 चरण के चुनाव हो भी गए शायद। जी। तो हम जानना चाहेंगे कि भ्रष्टाचार हमको लगता है कि पंचायत स्तर पे व्याप्त है। योजनाएं जो हैं वहाँ मुखिया के द्वारा क्रियान्वयन होना है और उसमें भ्रष्टाचार व्याप्त है। तो उस बारे में आप थोड़ा बताएं। देखिए, अभी हम ये पंचायत चुनाव जो प्रारंभ हुआ, पंचायत चुनाव प्रारंभ होने से पहले हमने कई पंचायतों का नहीं, लगभग भागलपुर और बांका जिले के लगभग पंचायतों का सारा डाटा हमारे पास उपलब्ध है।
तो उसके संदर्भ में हमने कुछ दिन प्रयास किया कि हम उसको क्या कहते हैं फेसबुक के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं, और कुछ पंचायतों का हमने किया भी 5 सालों का हिसाब किताब आपके साथ, ये कार्यक्रम का नाम था, आपके पंचायत के 5 वर्षों का हिसाब किताब आपके साथ। तो इसमें प्रयास किया, लेकिन ऐसा है कि कुछ व्यस्तता ऐसी है और उतने संसाधन नहीं हैं जो कि हम सारे पंचायतों का कर पाते। लेकिन लगभग हम लगता है कि 15-20 पंचायतों का किए, और उसमें हम लोगों को बताए कि आपके पंचायत में 14वीं वित्त आयोग और 15वीं वित्त आयोग से 17-18 से लेके 20-21 तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कितनी कितनी राशि आवंटित हुई है, और उस पर आपके ग्राम पंचायत में क्या क्या काम हुए हैं और प्रत्येक काम पर क्या क्या खर्च हुआ है, इन बातों की जानकारी हम लोगों तक पहुंचाए। तो कुछ पंचायत में काफ़ी विवाद उत्पन्न हुआ। विवाद उत्पन्न होने की बात नहीं है, जो सरकारी डाटा है उस डाटा के अनुरूप हमने डाटा लोगों तक पहुंचाया। तो अब जो है सो उसमें वहाँ से जो लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है, पता चल रहा है कि उसमें से 50% काम नहीं हुए, ये काम नहीं हुए, इसका राशि निकाल लिया गया। तो अगर ये बातें हैं पंचायत स्तर पर, तो हर एक पंचायत में मॉनिटरिंग करना अकेले बस की बात नहीं है। तो वहाँ के स्थानीय लोगों को इस पर पहल करना चाहिए, और वहाँ पर के जो स्थानीय लोग हैं उसकी समीक्षा वो स्वतः करेंगे कि हमारे पंचायत में जो इतने कार्य हुए, तो ये कार्य वास्तव में हुए अथवा नहीं हुए। और अगर ये कार्य नहीं हुए हैं तो वहाँ के पंचायत के लोगों को उस मामले में संबंधित पदाधिकारी के पास शिकायत दर्ज करनी चाहिए और उसकी जांच करानी चाहिए। तो ये पंचायत के स्तर के लोगों की भी जिम्मेवारी है कि सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सरकार की योजनाओं जो भी योजना पंचायतों के लिए है उसका उद्देश्य पवित्र है, परंतु वो धरातल पर पहुंचते पहुंचते कहीं न कहीं हम लोगों की कमजोरी के कारण, पंचायत के लोगों की कमजोरी के कारण वो दूषित हो जाता है, और इसका भुक्तभोगी पंचायत के लोग होते हैं। तो सरकार लगातार प्रयास कर रही है पंचायतों के विकास के लिए, लेकिन हमारी कमजोरी है कि हम उसको अनदेखी करते हैं और उसका भोगते हम ही लोग हैं, कष्ट हम ही लोग भोगते हैं। तो पंचायत के लोगों को सतर्क होना चाहिए और अपने पंचायत की समीक्षा कर संबंधित विभाग से शिकायत भी करनी चाहिए। उसके लिए सरकार ने भी लोक शिकायत निवारण अधिनियम लागू किया है। लोक शिकायत निवारण अधिनियम में भी वो शिकायत दर्ज करा सकते हैं, और लोक शिकायत निवारण अधिनियम में जब शिकायत दर्ज कराएंगे तो वहाँ पर जांच भी होगी, कार्रवाई भी होगी, और पदाधिकारी आदेश भी देंगे। हो सकता है कि संबंधित के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज हो जाए। आपको आरटीआई एक्टिविस्ट बनने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा या नहीं? देखिए, हमको तो रोज़ हमको धमकियां मिलती है, प्राय दिन धमकियां मिलती है, और जब धमकियां नहीं मिलती है तो हमको लगता है कि आज हमने कुछ नहीं किया है। तो धमकियां मिलेगी, चूँकि हमारा काम ही है वैसा, तो लोग धमकी देते हैं, और जब भी धमकी कोई भी आता है, चाहे जिस भी माध्यम से हो, तो हम उस मामले में स्थानीय प्रशासन सहित राज्य सरकार के प्रशासनिक पदाधिकारियों को उससे अवगत कराते हैं। कार्रवाई करना उनका दायित्व है, हमारा काम है शिकायत करना, हम शिकायत करते रहेंगे। और ये भी बता देना चाहते हैं कि धमकियों से अब मुझे भय नहीं लगता। धमकियां देने वाले लोग धमकियां देते रहेंगे और हम अपना काम करते रहेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। M News Live।